हेलो एवरीवन, आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी और सुखदायिनी यानी मां नर्मदा नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस सेशन में हम मां नर्मदा नदी से जुड़े समस्त तथ्यों को जो है विस्तृत रूप से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की सभ्यता विस्तार की बात करें, कृषि विस्तार की बात करें या फिर आर्थिक विस्तार की बात करें, समस्त क्षेत्रों में जो है मां नर्मदा नदी का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मां नर्मदा नदी को जो है हम अन्य नामों से भी जानते हैं। उनमें से हम प्रमुख नाम है रेवा नदी, जिसका उल्लेख जो है वेदों में और पुराणों में भी दिया गया है। दूसरा अन्य महत्वपूर्ण नाम है हमारा मैकल सूता, जिसका मतलब होता है कि मैकल पुत्री। सूता का मतलब होता है पुत्री, तो यानी मैकल पुत्री, क्योंकि मां नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकल से होता है। ठीक है। तीसरा हमारा प्रमुख नाम है सोमा देवी। चौथा हमारा प्रमुख नाम है शिव पुत्री। यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो कि ताप्ती नदी है। उन्हें हम जो है सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आप शिवपुत्री और सूर्यपुत्री में कंफ्यूज मत करिएगा। सूर्यपुत्री जो है हमारी ताप्ती नदी है और शिवपुत्री के नाम से जो है हम नर्मदा नदी को जानते हैं। शिवपुत्री के साथ ही एक और अन्य नाम है जो कि शंकरी है, उस नाम से भी जो है हम नर्मदा नदी को जानते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण नाम है, ये हमारा नोमादास जो है, ये एक जियोग्राफर, एक फेमस रोमन जियोग्राफर थे। पटोलमी ये नाम जो है उन्होंने मां नर्मदा नदी का दिया था। और अगर हम मां नर्मदा नदी के वाहक के बारे में बात करें तो मां नर्मदा नदी के वाहक कौन है? मगरमच्छ हैं। अब आगे वाली स्लाइड्स में जो है हम नर्मदा नदी को जो है दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में जो है हम नर्मदा नदी को भारत के रेफरेंस में देखेंगे कि किन किन राज्यों से होके गुजरती है, टोटल कैचमेंट एरिया कितना है, टोटल लेंथ कितनी है, किन रेंजेस के बीच में होके गुजरती है, ये सारी जानकारी जो है हम पहले भाग में देखेंगे। और दूसरे भाग में जो है हम विस्तृत रूप से जो है मध्य प्रदेश के हिस्से में देखेंगे कि किन किन जिलों से होके नर्मदा नदी बहती हैं, कौन से प्रमुख परियोजनाएं बनाती हैं, कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, कौन से प्रमुख जो हैं हमारे रिलीजियस साइट्स हैं। तो ये सारी जानकारी जो है हम दूसरे भाग में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नर्मदा नदी की उद्गम की बात करें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो सतपुड़ा की मैकल श्रेणी के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? सतपुड़ा की मैकल श्रेणियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अगर हम इसके जिले की बात करें कि ये जो है किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे अनूपपुर जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अगर हम तहसील की बात करेंगे तो ये हमारे पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। और अगर हम ये बात करें कि पुष्पराजगढ़ तहसील में कहाँ से मां नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो माई की बगिया के समीप जो है हमारा सरस्वती सरोवर है, जिसे जो है हम नर्मदा कुंड के नाम से भी जानते हैं। वहाँ से मां नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और यहाँ एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उद्गम स्थल के जस्ट बगल में जो है कबीर सरोवर भी है। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कबीर सरोवर से होता है या सरस्वती सरोवर से होता है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो सरस्वती सरोवर से ही होता है, परंतु उसके जस्ट समीप में जो है हमारा कबीर सरोवर भी है। तो कई कई जगह जो है आपको कबीर सरोवर भी मिल सकता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत करिएगा। हमने उद्गम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो सारी चीज़ें देख ली हैं। फिर से हम अगर देखते हैं तो जिला कौन सा था? हमारा जिला अनूपपुर जिला था। तहसील की अगर हम बात करेंगे तो पुष्पराजगढ़ तहसील थी। अगर हम जगह की बात करेंगे तो माई की बगिया के समीप जो है सरस्वती सरोवर से उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों की कुल ऊंचाई कितनी है? 1050 फीट की ऊंचाई से उद्गम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको सारी जानकारी क्लियर होगी। अगर हम मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थान को अगर गौर से इस मैप में देखेंगे तो ये जो स्थान है, ये स्थान जो है सतपुड़ा, अगर आप ये स्थान देखेंगे सतपुड़ा और विंध्याचल सीरीज का जो है जॉइनिंग पॉइंट है, ईस्टर्न जॉइनिंग पॉइंट है। पूर्वी दिशा में जो है इधर जो है सतपुड़ा की जो हम ये मैकाल की श्रेणी है और ये हमारी विंध्याचल की जो है कैमूर की श्रेणी है। ये दोनों यहाँ पास आके मिलती हैं। इस पॉइंट से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है और फिर ये जो है हमारा पूर्व से लेके पश्चिम की ओर बहती हैं। किस में बहती हैं? एक भ्रंश घाटी में, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं। उससे होते हुए जो है पश्चिम की दिशा में बहती हैं। इधर आप दो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा कि नर्मदा नदी के जो है उत्तर की ओर जो है विंध्या रेंज है और दक्षिण की ओर में जो है सतपुड़ा रेंज है। यानी जो है नर्मदा नदी जो है दो रेंजों के बीच से होके बहती हैं। उत्तर की ओर कौन सी हमारी श्रेणी है? विंध्याचल श्रेणी है। और दक्षिण की ओर अगर हम देखेंगे तो हमारी सतपुड़ा श्रेणी है। अब इसी
चीज़ के ऊपर जो है यूपीएससी में भी पिछले कुछ वर्षों में 2 बार ये इसी चीज़ से, इसी पॉइंट से प्रश्न आए हैं कि एक बार ये प्रश्न आया है कि जो उद्गम स्थल है कि अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी के अलावा जो है किन अन्य नदियों का भी उद्गम होता है। तो उसमें जो है हमारी 2 अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जिसमें पहली हमारी सोन नदी है, उनका भी उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है। और तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी के बाद, वो है हमारी जोहिल्ला नदी, जिनका भी उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से भी होता है। और जो दूसरा सवाल यूपीएससी में पूछा गया था कि पिछले कुछ वर्षों में कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है, उद्गम के बाद जो है किन 2 पहाड़ियों के बीच से होते हुए वो गुजरती हैं और किस कारण से है जो है वो पूरब से जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि प्रायद्वीप भारत की ज़्यादातर नदियां जो हैं पश्चिम से होकर पूरब की ओर बहती हैं। तो ये सवाल भी हमारे यूपीएससी में पिछले कई वर्षों में पूछा जा चुका है। और अगर हम उद्गम के स्थान पे जो है पैटर्न की बात करें कि किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, तो ये एक जो है नर्मदा नदी जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। तो ये जानकारी भी जो है आप याद रखिए कि नर्मदा नदी जो है किस पैटर्न का एग्जाम्पल है, वो रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अलावा किन अन्य राज्यों से होकर गुजरती हैं। आप इस मैप में बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से होते हुए जो है महाराष्ट्र में प्रवेश करती हैं और महाराष्ट्र से जो है गुजरात में प्रवेश करते हुए जो है ये गुजरात के भरूच के पास जो है खंभात की खाड़ी में जो है अरब सागर से जाकर मिल जाती हैं। इस प्रकार जो है नर्मदा नदी जो है 3 राज्यों से होकर गुजरती हैं और अंत में जो है खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर से मिल जाती हैं। और मिलने के पहले जो है ये भरूच के पास करीब 24 किलोमीटर की एस्चुरी बनाती हैं, जिसे हम ज्वारमुख के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए देखते हैं। या पहले इमेज में जो है एक डेल्टा का इमेज देख पा रहे होंगे कि एक नदी जो है अपने मुहाने पे आके सागर में मिलने के पहले जो है कई धाराओं में बट जाती है और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। और वहीं दूसरी ओर आप ये एस्चुरी का इमेज देख पा रहे होंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का दलदली क्षेत्र का निर्माण नहीं हो रहा है और ना ही किसी अन्य बड़ी धाराओं में जो है ये नदी बट रही है। अब इसका मुख्य कारण क्या है कि जो डेल्टा बनाती हैं नदियाँ, ये अपने मुहाने में जब पहुंचती हैं तो इनकी तीव्रता यानी जो गति होती है फ्लो की, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो धीमा हो जाता है और अपने साथ ये जो भी इरोडेड मटेरियल्स यानी गाद वगैरह जो भी ये बहा के लेके आती हैं, उनकी गति धीरे हो जाती है और मुहाने पे सागर में मिलने के पहले जो है हर तरफ वो सारा इरोडेड मटेरियल, जिन्हें हम हिंदी में गाद वगैरह भी कहते हैं, वो हर तरफ फैला के एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है। और एस्चुरी वाली जो है, जैसे कि हमें पता है कि नर्मदा नदी जो है एक भ्रंश घाटी में बहती है, जिसके कारण जो है उसकी तीव्रता जो है डेल्टा बनाने वाली नदियों से ज़्यादा रहती है। और ये जब मुहाने में पहुंचती है, यहाँ पर जो है ज्वार भाटा के कारण जो है वो जो भी थोड़ा बहुत इरोडेड मटेरियल गाद वगैरह रहता है, उस ज्वार भाटा के कारण जो है वो और पीछे ढकेल जाता है और ये इस टाइप का एक पैसेज का निर्माण करती है, जिसे हम जो है एस्चुरी के नाम से भी जानते हैं। तो नर्मदा नदी जो है इसी तरीके की एक एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसकी कुल लंबाई जो है 24 किलोमीटर है, जो कि गुजरात के भरूच जिले में पड़ती है। अगर हम नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में जो है 1077 किलोमीटर है ना। 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में बहती है। और अगर टोटल कैचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो करीब 85,859 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में है। उसी की अगर हम प्रतिशत में बात करेंगे तो करीब 86.9% जो है वो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी का कैचमेंट एरिया। इधर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये जो हम डेटा की बात कर रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। कई जगह जो है इधर जो टोटल डेटा आएगा वो करीब 98,700 समथिंग रहेगा, बट कई जगह एमपी में अगर आप किसी किताब में देखेंगे या फिर किसी अन्य सोर्सेज में देखेंगे तो एक दो जगह जो है 93,180 स्क्वायर किलोमीटर भी मेंशन है नर्मदा नदी का टोटल कैचमेंट एरिया, जिसका 89% बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब ये दोनों फैक्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एमपी गजब है, ये चीज़ तो आप
अपनी पढ़ाई में भी फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि हर जगह थोड़ा सा डेटा में डिस्प्यूट रहता ही रहता है। तो जो भी पॉसिबिलिटी रहती है कन्फ्यूजन या डिस्प्यूट की, हम वो उसी पॉइंट में डिस्कस कर देते हैं कि आप जो है थोड़ा सा अवेयर रहें कि हाँ ये डेटा भी हो सकता है, ये डेटा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने लेवल में भी उसको रिसर्च करिएगा। तो अभी जो है हम जो भी रेफरेंस कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से आगे की जानकारी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो है 1077 किलोमीटर की लंबाई है, और जिसमें जो है कैचमेंट एरिया कितना है 85,859 किलोमीटर। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है 74 किलोमीटर है। और अगर हम ड्रेनेज की बात करेंगे कि कैचमेंट एरिया कितना है, तो करीब 1538 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ये जो बॉर्डर है, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखिए ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर का कुल कितनी लंबाई है, करीब 34 किलोमीटर है। ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में जो है नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है 34 किलोमीटर है। और यहीं महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में जो है कुल लंबाई जो है 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में कितनी लंबाई का बॉर्डर बनाती हैं, तो 34, और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में कितने किलोमीटर का बॉर्डर बनाती हैं, तो 40 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती हैं। तो टोटल महाराष्ट्र में जो है 74 किलोमीटर की लंबाई है नर्मदा नदी की। इसी तरह जो है अगर हम गुजरात के रेफरेंस में बात करते हैं तो गुजरात में जो है नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है 161 किलोमीटर है। और हम अगर कैचमेंट एरिया की बात करें तो 11,399 स्क्वायर किलोमीटर है गुजरात में। इसी का अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो करीब 11.6% है टोटल एरिया का गुजरात में नर्मदा नदी का। फिर इधर हम अगर टोटल लेंथ अगर देखते हैं तो हमारा 1077 प्लस 74 प्लस 161 किलोमीटर जो है हमारा 1312 किलोमीटर होता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है अमरकंटक से लेके जो है गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में जो है अरब सागर से मिलने के पहले जो है 1312 किलोमीटर की कुल लंबाई है। अगर हम टोटल कैचमेंट एरिया की बात करें तो 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप 93,180 स्क्वायर किलोमीटर वाला डेटा भी आप याद रखिएगा कि इफ़ इन केस अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है, वैसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन शायद ही आएंगे आपके किसी न किसी पेपर में, बट इफ़ इन केस अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो आप ये वाला डेटा मार्क करिएगा। और यहीं पास जो है गुजरात में जो एक आइलैंड बनाती है नर्मदा नदी जो है, कौन सा, आलिया बेट आइलैंड। ये भी जो है हमारा भरूच के पास में ही पड़ता है। ये भी एक मुख्य आइलैंड है जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। इसी प्रकार जो है अगर हम मध्य प्रदेश में एक प्रमुख आइलैंड की बात करें तो कौन सा है, मंदता जो है। ये कहाँ पड़ता है, ये हमारे जो है खंडवा जिले में पड़ता है। और इसी के ही ऊपर जो है हमारा ओमकारेश्वर का मंदिर भी जो है इसी आइलैंड के ऊपर है। तो ये दोनों फैक्ट भी जो है आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए, अभी हमने नर्मदा नदी को जो है भारत के रेफरेंस में देखा है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनकी लंबाई जो है मध्य प्रदेश में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है, गुजरात में कितनी है। अब हम जो है नर्मदा नदी को जो है डेडिकेटली जो है मध्य प्रदेश के रेफरेंस में देखेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी तंत्रों की अगर बात करें तो नर्मदा नदी तंत्र जो है मध्य प्रदेश की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी तंत्र है। पहला सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, हमारा गंगा यमुना नदी तंत्र है। मध्य प्रदेश के रेफरेंस में हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो नदी तंत्र का जो टोटल एरिया है, तो नर्मदा नदी जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी तंत्र है। पहला कौन सा है, गंगा यमुना नदी तंत्र है। वहीं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, हमारी नर्मदा नदी तंत्र। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा और कंफ्यूज मत करिएगा। अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आ रही है तो हमारी आंख मूंद के नर्मदा नदी है। पर अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है हमारा गंगा यमुना नदी तंत्र है, और दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है हमारा नर्मदा नदी तंत्र है। इसी तरह लंबाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रायद्वीप भारत की यानी भारतीय उप महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी जो है 5वीं सबसे बड़ी नदी है भारतीय उपमहाद्वीप की। बाकी अन्य 4 कौन सी नदियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहली हमारी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, हमारी गोदावरी नदी, जिसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इन सभी नदियों की लंबाई भी आपको याद रखनी है। पेपर में कई वर्षों पे मतलब हर वर्ष जो है ऑल्टरनेटिव ईयर जो है इनसे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरी सबसे बड़ी कौन सी नदी, हमारी कृष्णा नदी है, जिसकी कुल लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। चौथी हमारी यमुना नदी है, जिसकी कुल लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। और 5वीं हमारी जो है नर्मदा नदी है, जिनकी कुल
कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ये डेटा जो है आपको बढ़ते से घटते और घटते से बढ़ते क्रम में दोनों तरह से आपको याद होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हमारे अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि सतपुड़ा की मैकल श्रेणी में है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1050 फीट है। कौन से जिले में है, अनूपपुर जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रेफरेंस में बात करें तो नर्मदा नदी जो है 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से, 15 डिस्ट्रिक्ट यानी 15 जिलों से होकर गुजरती है। इधर एक चीज़ आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि 2016 में एक फेमस कैंपेन चला था जिसे हम नर्मदा सेवा यात्रा के नाम से भी जानते थे, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 11 दिसंबर 2016 में हुई थी। ये जो सेवा यात्रा है, नर्मदा सेवा यात्रा है, ये 16 जिलों से होकर गुजरी थी। ठीक है, तो कई जगह उसके बाद जो है फिर ये मेंशन होने लगा कि 16 जिले, तो ऐसा नहीं है। नर्मदा सेवा यात्रा जो है 16 जिलों से होकर गुजरी थी, परंतु वो कौन सा जिला वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो जो 16वां जिला जिससे गुजरी थी वो हमारा ये सियोनी जिला है। ठीक है, तो नर्मदा सेवा यात्रा जो है सियोनी जिले से भी होकर गुजरी थी, तो जिसके कारण कई जगह आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है, पर एक्चुअल में जो है नर्मदा नदी जो है 15 जिलों से होकर गुजरती है। और वो 15 जिले कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देखिए, अभी जो हमने फैक्ट डिस्कस किया है वो भी एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। जो हमारा 16वां जिला उस पर नर्मदा सेवा यात्रा में जो कवर किया गया था वो हमारा सियोनी जिला था। अगर हम नर्मदा नदी के उद्गम से देखते हैं कि किन किन जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, तो ये अनूपपुर से इनका होता है, फिर अनूपपुर और डिंडोरी के बीच में बॉर्डर बनाते हुए, सीमा बनाते हुए जो है डिंडोरी में प्रवेश करती हैं। डिंडोरी के बाद जो है हमारे ये मंडला में प्रवेश करती हैं, और मंडला में जो है ये होते हुए जो है जबलपुर में प्रवेश करती हैं। जबलपुर से होते हुए जो ये नरसिंहपुर के बीच से प्रवेश करती हैं। फिर यहाँ से जो है नर्मदापुरम, जो कि वर्तमान में नर्मदापुरम और पहले जिसे हम होशंगाबाद के नाम से भी जानते हैं, तो उनके और रायसेन के बीच में सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ती हैं। फिर उसके बाद जो है इधर 2 जिलों के साथ नर्मदापुरम और रायसेन, फिर उसके बाद जो है नर्मदापुरम और सीहोर, इन दोनों के बीच से सीमा बनाते हुए जो है फिर एक अन्य सीमा बनाती हैं जो कि हरदा और देवास के बीच में बनाती हैं। ठीक है, ये इधर 2 जिलों से होकर गुजरते हुए खंडवा में प्रवेश करती हैं। यहाँ एक प्रमुख बांध बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, कौन से प्रमुख जो है स्थल हैं, कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इधर फिर खंडवा से होते हुए जो है हमारा खरगोन में प्रवेश करती हैं। खरगोन के बाद जो है बड़वानी और धार के बीच में सीमा बनाते हुए जो है अलीराजपुर में प्रवेश करती हैं। फिर यहाँ से जो है अपना गुजरात में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर जो है नर्मदा नदी जो है गुजरती हैं। चलिए अब हम जो है नर्मदा नदी की जो है मुख्य सहायक नदियां भी देख लेते हैं। देखिए, इस सेशन में हम जो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली आपके एग्जाम रिलेटेड फैक्ट से ही डिस्कशन है। चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम इधर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं। जो भी अननेसेसरी फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, वो सारे डिस्कशन जो है हम इस सेशन में नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम नर्मदा नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल जो है 41 सहायक नदियाँ हैं। कितनी सहायक नदियाँ हैं? 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें अगर हम दाईं ओर से देखिए यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, देखिए कोई भी नदी होती है उसकी 2 टाइप की सहायक नदियां होती हैं, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है और एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। और ये चीज़ कैसे हम डिसाइड करें? जिस तरफ भी नदी का फ्लो होता है, अगर ये नदी हमारी बह रही है इस तरफ, ठीक है, जैसे हमारी नर्मदा नदी जो है पूरब से लेके पश्चिम की ओर बह रही है, तो इस तरफ की नदियाँ जो है हमारी दाईं ओर यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और इस तरफ की नदियां जो आके नर्मदा नदी से मिलेंगी उन्हें हम जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी कहेंगे। तो कंफ्यूज मत करिएगा कि राइट और लेफ्ट में क्या होगा। नदी का जिस तरफ भी फ्लो है उस तरफ से जो है हम डायरेक्शन देखते हैं। तो हमने देखा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कितनी हैं, 19 हैं, और लेफ्ट बैंक यानी बाईं ओर से कितनी सहायक नदियां आके मिलती हैं, तो 22 सहायक नदियां आके मिलती हैं। उनमें से हम कुछ प्रमुख नदियों के अगर नाम देखें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखें तो हिरन है, टिंडोनी है, बरना है, मान है, नाथली है, चंद्रशेखर है। ये प्रमुख जो है दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। देखिए डिटेल में अभी आगे हम मैप में भी देखेंगे बहुत ही क्लियरली कि कौन से जिले से किस जिले में आके मिलती है नर्मदा नदी से। थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से कि ठीक है, आपके क्वेश्चन देखिए आपको पिछले कुछ सालों के प्रीलिम्स के पेपर देख के आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अब जो हमें इस EMD के फॉर्मेट में जो है अपनी सारी तैयारी करनी है। अब EMD का फॉर्मेट क्या होता है कि ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट।
आपको ईजी वाले फैक्ट्स भी याद करने हैं कि भाई कितनी लंबाई है नर्मदा नदी की, मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई से बहती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और आपको मॉडरेट और डिफ़िकल्ट अप्रोच में भी पढ़ाई करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया है कि एक आम पढ़ाई होती है, एक खास पढ़ाई होती है। आम पढ़ाई आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती है, आपको सिलेक्शन जो है आपकी खास पढ़ाई ही दिलाती है। अब क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं आपके मेंस में भी और आपके प्रीलिम्स में भी कि भाई आपको 4 नदियों के नाम दे दिए जाएं और ये पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आप उधर फंस जाओगे अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से नहीं देखोगे। इसी प्रकार से घुमा के पूछ लिया गया कि आपकी कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, 4 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम दे दिए, जो आप पूछ ले कि इनमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आपको समहाउ दोनों राइट और लेफ्ट के मालूम होने चाहिए। मेंस में भी सीधे 3 मार्कर में आ गया कि राइट द नेम्स ऑफ 3 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा नदी, तो आप जो है फिर उधर आपको तीनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी मालूम होनी चाहिए। तो इन दोनों के अप्रोच में आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए अगर हम आगे देखते हैं तो एक फैक्ट और आप इंपॉर्टेंट देखिए कि नर्मदा नदी की हम सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा नदी की वो कौन सी है? हिरन नदी है। वो किस टाइप की ट्रिब्यूटरी है? वो जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा नदी की जो है दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए और याद रखिए कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हिरन नदी, जिसकी कुल लंबाई जो है 888 किलोमीटर है। ठीक है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसी प्रकार एक और फैक्ट और आप याद रखिएगा, ये तो हमने राइट बैंक और ओवरऑल, ठीक है, 41 नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? हिरन है। अगर हम लेफ्ट बैंक में अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए, तो वो हमारी तवा नदी हो जाएगी। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 172 किलोमीटर है, वो हिरन नदी से थोड़ी सी छोटी है। तो लेफ्ट बैंक, अगर सिर्फ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है तो हमारी तवा नदी है। ओवरऑल सभी की बात हो रही है तो हमारी कौन सी है? हिरन नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 188 किलोमीटर। तो आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम इस मैप की मदद से जो है नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियों पे और उन पे बने प्रमुख जो भी परियोजनाएं हैं उन पर एक पैनी नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप जो है जनरल नाम तो पढ़ लेते हैं कि भाई हिरन नदी है, टिंडोडी नदी है, तवा नदी है, छोटी तवा नदी, पर लेकिन उनकी लोकेशन क्या है ना, उन पे कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ये सारी जानकारी आप नहीं देखते हैं। तो इस मैप के थ्रू जो है हमने आपको ये समझाने की कोशिश की गई। जो ऊपर वाला मैप है वो आपका जिले के रेफरेंस में है कि भाई ठीक है, बहुत सारे डेटा एक ही मैप में डाल देंगे तो हौच पौच हो जाता है। तो नीचे वाले मैप और ऊपर वाला मैप हमने जो है पैरेलली रखा है कि ताकि आप जो है जिले का भी अंदाज़ा बहुत ही इजीली लगाने पाएँ। तो चलिए नर्मदा नदी की जो है हम प्रमुख सहायक नदियों को देख लेते हैं और उन पे बने जो हैं जो भी प्रमुख परियोजनाएं हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। आगे वाली स्लाइड्स में भी उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हम इधर जो है ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, यानी पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम देखें, तो ये हमारी जो सबसे पहली है, आप ये एक नदी देख पा रहे होंगे, हेलोन नदी। ये कौन सी नदी पे ही है? ये हेलोन नदी है। यहाँ पास एक प्रोजेक्ट है, हेलोन प्रोजेक्ट के नाम से है। ये कौन से जिले पे पड़ता है? ये मंडला जिले पे पड़ता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हेलन प्रोजेक्ट जो है कौन से जिले पे पड़ता है? ये मंडला जिले पे पड़ता है। ठीक है, आप इस मैप के भी रेफरेंस से आप इसकी मदद से भी चीज़ों को थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से जिले नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमने दोनों मैप जो है पैरेलली रखे हैं, तो आप उनसे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हेलन प्रोजेक्ट जो है किसी न किसी पेपर में ये आता ही रहता है, आपके व्यापम वगैरह के भी पेपर में, कि हेलन प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, कौन से जिले पे है? मंडला जिले पे। कौन सी नदी पे? हेलन नदी पे है। और हेलन नदी किसकी सहायक नदी है? हमारी नर्मदा की सहायक नदी है। दूसरी हम प्रमुख नदी की अगर हम बात करें तो ये हमारी बंजर नदी है, जो कि बालाघाट से निकल के जो है मंडला में आके जो है नर्मदा नदी से मिल जाती है। यहीं पास जो है एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, थावर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप थावर प्रोजेक्ट भी देखे होंगे कि ये भी कौन से ज़िले में है? ये भी हमारे मंडला ज़िले पे है। कौन सी नदी पे आ जाता है? थावर नदी, छोटी सी, जो कि बंजर नदी की सहायक नदी है, उस पे बना हुआ है। एक अन्य इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है हमारा, वो अगर हम बात करेंगे तो मतियारी प्रोजेक्ट है। ये भी मंडला ज़िले में ही है। ठीक है, आप ये चीज़ इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मतियारी प्रोजेक्ट जो है कौन से ज़िले पे है? मंडला ज़िले पे है। किसकी सहायक नदी है? या फिर अगर मतियारी नदी का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि मतियारी प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो आप नर्मदा नदी पे उसको लगा दीजिएगा उसका आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 प्रोजेक्ट देखे हैं कि हेलन प्रोजेक्ट देखा है, मतियारी प्रोजेक्ट देखा है और थावर प्रोजेक्ट देखा है। ये तीनों प्रोजेक्ट जो है कौन से ज़िले में है? हमारे मंडला ज़िले में है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस नर्मदा नदी के जो ड्रेनेज बेसिन है पूरा, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा नर्मदा अपर सब बेसिन हो जाता है, दूसरा जो है हमारा नर्मदा मिडिल सब बेसिन हो जाता है, और तीसरा हमारा जो है नर्मदा लोअर सब बेसिन हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में 2 बेसिन आ जाते हैं हमारे। कौन सा आ जाता है? नर्मदा मिडिल और नर्मदा अपर सब बेसिन आ जाता है। ठीक है,
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मंडला से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हम कहाँ पहुँचेंगे, हम ये पहुँचेंगे जबलपुर में। यहीं पास जो है नर्मदा नदी की जो एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाती है, हमारी बरगी नदी। इसी के ऊपर जो है हमारा जो है कौन सा बांध बना हुआ है, बरगी बांध बना हुआ है, जिसे हम जो है रानी अवंतीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बरगी डैम का, बरगी प्रोजेक्ट का नाम जो है बदल के क्या रख दिया गया है, रानी अवंतीबाई डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर जबलपुर से हम बढ़ते हुए जब हम आगे की तरफ नरसिंहपुर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पास जो है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर हम देखेंगे तो ये हमारी शेर नदी है, जो कि जो है नर्मदा नदी से कहाँ, कौन से ज़िले पे आके मिलती है, नरसिंहपुर ज़िले पे आके मिलती है। और यहीं से जो है हमारी कटनी तरफ से होते हुए जो है एक प्रमुख नदी है जिसकी भी अभी हमने बात की है, जो कि जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा नदी की, वो भी जो है यहाँ आके जो है नरसिंहपुर ज़िले में जो है नर्मदा नदी से मिलती है। और यहीं हथनी नदी के पास में एक और इम्पॉर्टेंट जो है घाट है जिसे हम जो है बर्मन घाट के नाम से भी जानते हैं, और यहीं पास जो है बर्मन का मेला भी लगता है। अगर आप मेले वाले चैप्टर से भी रेफरेंस में देखेंगे तो बर्मन का मेला कौन से ज़िले पे लगता है, नरसिंहपुर पे लगता है। बर्मन का घाट किधर पड़ता है, नरसिंहपुर ज़िले में ही पड़ता है। और कौन सी नदी के पास में पड़ता है, अपनी हिरन नदी के पास में पड़ता है, हिरन और नर्मदा के संगम के पास में पड़ता है। तो ये सारे फैक्ट जो है हमारे नरसिंहपुर ज़िले से रिलेटेड हैं। यहीं पास जो है फिर आगे जाके हम देखेंगे तो एक और जो है प्रमुख नदी जो है हमारी सहायक नदी है शक्कर नदी। ये भी जो है नर्मदा नदी से जो है कहाँ पास आकर मिलती है, नरसिंहपुर जिले में ही आकर मिलती है। अब नरसिंहपुर से हम आगे बढ़ते हुए जब हम रायसेन की तरफ बढ़ते हैं, रायसेन और नर्मदापुरम की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पास आप ये देख पा रहे होंगे एक ये टिंडोनी नदी है जो कि प्रमुख सहायक नदी है। ये जो है कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो ये हमारी दूधी नदी है। ये दोनों नदियाँ जो है कौन से जगह पे आके मिलती हैं, ये नर्मदापुरम और रायसेन के सीमा पे ही आके जो है नर्मदा नदी से मिलती हैं। यहीं पास जो है आप एक इम्पॉर्टेंट और प्रोजेक्ट देख पा रहे होंगे जो कि बरना प्रोजेक्ट है। ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये बरना नदी पे बना हुआ है। कौन से जिले पे है बरना प्रोजेक्ट जो है, ये हमारा रायसेन जिले पे है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसे बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि बरना प्रोजेक्ट जो है, बरना डैम कौन से जिले पे है, रायसेन जिले पे है। रायसेन पे अगर आपने बाड़ी बरेली का नाम सुना होगा, ये उसी जगह पे है। ठीक है, तो रायसेन जिले में जो है कौन कौन से प्रमुख फैक्ट्स हम यहाँ पास देख रहे हैं। तो पहला जो है हमारी दूधी नदी जो है वो नर्मदापुरम और रायसेन जिले के समीप सीमा पे आके जो है नर्मदा नदी से मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर हमारी टिंडोनी नदी है जो कि जो है नर्मदा नदी से वो भी आके जो है रायसेन और नर्मदापुरम के सीमा पे आके मिलती है, वो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और प्रोजेक्ट में अगर हम देखेंगे तो बरना डैम है जो कि रायसेन की बाड़ी बरेली में पड़ता है, वो भी जो है एक प्रमुख सहायक नदी है, बरना नदी भी नर्मदा नदी की। चलिए, तो अब हम जो है यहाँ से रायसेन से होते हुए जो है अब हम अपने होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम जिले में पहुँचते हैं। वहाँ हम देखेंगे तो ये हमारा एक तवा डैम प्रोजेक्ट है, और ये हमारी तवा नदी है जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर निकलती है, पचमढ़ी से। ठीक है, फिर ये यहाँ से होते हुए बीच में होशंगाबाद जिले में ही, नर्मदापुरम जिले पे ही जो है तवा डैम बनाया जाता है, एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। और फिर ये यहीं से होते हुए जो है हमसे नर्मदा नदी पे आके मिल जाती हैं। यहीं पास जो है एक फेमस घाट है जिसे जो है हम सेठानी घाट के नाम से भी जानते हैं। कि कौन से घाट के नाम से जानते हैं, सेठानी घाट के नाम से भी जानते हैं। यहीं पास एक और प्रमुख जो है होशंग शाह का फोर्ट है, वो भी कहाँ पास है, होशंगाबाद में ही है, जो कि वर्तमान में जिसे हम नर्मदापुरम जिले के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पास कौन सा फोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, होशंग शाह का फोर्ट भी मिलेगा। ये सारी जानकारी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे, बट हम थोड़ा सा एक बेसिक भी देख रहे हैं ट्रिब्यूटरीज के साथ कि कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण जगह भी हैं उस जगह में। पर ये सेठानी घाट इंपॉर्टेंट है। ये कौन से जिले में पड़ता है, ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है। अच्छा, फोर्ट से याद आया कि यहाँ पास जब हम मंडला ज़िले में बात कर रहे हैं, जहाँ पास बंजर नदी आके जो है नर्मदा नदी से मिलती है, वहीं पास एक और फेमस फोर्ट है जिसे हम मंडला फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो इस एरिया में पड़ता है जो जिसका निर्माण जो है राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। किसने कराया था, मंडला फोर्ट का निर्माण जो है नरेंद्र शाह ने करवाया था। कौन से जिले में पड़ता है, मंडला फोर्ट है तो ऑब्वियसली मंडला में ही पड़ेगा। ठीक है, कौन सी नदी के समीप है, तो बंजर और नर्मदा नदी के संगम के समीप में कौन सा फोर्ट है, मंडला फोर्ट है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब यही नर्मदापुरम के ऊपर ही हमारी एक और ज़िला पड़ता है जो कि हमारा सीहोर ज़िला है। सीहोर ज़िले में एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है कोलार नदी। कोलार नदी के ऊपर जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना हुआ है हमारा कोलार प्रोजेक्ट और कोलार बैराज। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोलार प्रोजेक्ट जो है या फिर कोलार डैम जो है कौन से ज़िले पे है, तो वो हमारा सीहोर ज़िले पे है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी व्यापक में ये सवाल आए जा चुके हैं कि कोलार प्रोजेक्ट जो है कौन से ज़िले पे है, तो वो हमारा जो है सीहोर ज़िले पे है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इधर देखते हैं कि हरदा जिले के पास जो है फिर नर्मदा नदी जो है हरदा और देवास की सीमा के बीच से बहते हुए जो है आगे बढ़ती है, और यहीं पास में जो है एक लेफ्ट बैंक कौन सी ट्रिब्यूटरी मिल जाती है, हमारी गंजल नदी। ठीक है, कौन सी नदी पड़ जाती है, गंजल नदी। यहीं पास जो है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, ये हमारी कोलार नदी थी। और इधर लेफ्ट बैंक में देखेंगे हमारी ये कौन सी हो जाएगी, गंजल नदी हो जाएगी। फिर यहीं हरदा और देवास की सीमा के बहते हुए बीच में एक प्रमुख धार्मिक स्थल पड़ता है, जिसे जो है हम नेमावर के नाम से भी जानते हैं, जो कि देवास जिले में पड़ता है। ठीक है, कौन से जिले में पड़ता है, देवास जिले में पड़ता है। और ये जो है नेमावर घाट के नाम से भी फेमस है। और यही नेमावर में जो है एक प्रमुख स्थल और कौन सा पड़ता है, नाभि कुंड पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, ये भी नेमावर में ही पड़ता है। अब इसे नाभि कुंड क्यों कहा जाता है, ये सॉर्ट ऑफ जो है एक मिडिल पॉइंट पड़ जाता है नर्मदा नदी का। यहाँ से लेके और राइट और लेफ्ट में हम देखेंगे तो ये जो है मिडिल पार्ट पड़ जाता है, जिसे जो है हम नाभि कुंड के नाम से भी जानते हैं। तो इधर आपको क्या याद रखना कि नाभि कुंड कहाँ पड़ता है, नेमावर के ही समीप पड़ता है। कौन से जिले में आ जाता है, ये हमारा जो है देवास जिले में आ जाता है। इधर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये हरदा और देवास के समीप में है, तो बहुतों को ये लगेगा कि ये हरदा में है, जो कि काफ़ी समीप है, पर ये जिले वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये देवास जिले में आएगा। यहाँ जो है एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट और याद रखिए कि ये जो हंडिया दिख रहा है ये हमारा हरदा जिला में है। यहाँ पास जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक जो है मुल्ला दो प्याजा हैं, उनकी भी जो है मकबरा है, किधर है, हंडिया में। हंडिया कौन से जिले में पड़ जाता है, हरदा जिले में। ठीक है, और यहीं थोड़ी दूर आगे चल के जो है एक और इम्पॉर्टेंट नदी, सहायक नदी जो है नर्मदा की, वो जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो आके मिल जाती है। वो कौन सी नदी है, वो है चंद्रशेखर। फिर यहीं से होते हुए जो हमारी नर्मदा नदी जो है खंडवा में प्रवेश करती है, और खंडवा में एक प्रमुख प्रोजेक्ट और प्रमुख बांध बनाती हैं। वो कौन सा है, इंदिरा सागर डैम। ठीक है, ये कौन से जिले में पड़ जाता है, हमारा खंडवा जिले पे पड़ जाता है। इंदिरा सागर डैम से आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है मनधता, और वहीं पास जो है एक प्रमुख प्रोजेक्ट भी है, और जो है एक हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है मामलेश्वर, वो हमारे जो है ओमकारेश्वर में ही, महाकाल की उसमें ही इनकी ज्योतिर्लिंग है। कहाँ पास पड़ जाती है, हमारी खंडवा जिले में पड़ जाती है। वहीं पास एक और कौन सा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, परियोजना की बात करें, तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट भी वहीं पास पड़ता है। कौन सी स्थान पे पड़ता है, ये मनधता है, जो कि एक आइलैंड है, किस पे है, नर्मदा नदी पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी कौन से जिले में है, खंडवा जिले पे हैं। और इधर ये जो ओमकारेश्वर है, इसकी एक और इम्पॉर्टेंस है कि ये एक कावेरी, जो कि एक प्रमुख सहायक नदी है नर्मदा की, ये जो ओमकारेश्वर का जो मंदिर है वो नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर ही बना हुआ है। ये चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओमकारेश्वर जो है किन दो नदियों के संगम पे बना हुआ है, तो ओमकारेश्वर जो है हमारा नर्मदा और कावेरी संगम पे बना हुआ है। ये वाली कावेरी नदी जो है हमारी दक्षिण की कावेरी नदी से मत कंफ्यूज करिएगा, ये मध्य प्रदेश की कावेरी नदी है, और इन्हीं के ही संगम पे जो है हमारे ओमकारेश्वर का मंदिर भी है। फिर आप एक ये प्रोजेक्ट और देख पा रहे होंगे, सूक्ता प्रोजेक्ट। ये कौन से जिले में है, ये भी सूक्ता नदी है, जो कि छोटी तवा की एक सहायक नदी है। कौन से जिले पे पड़ जाता है, खंडवा जिले पे पड़ जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसे भी मत भूलिएगा। फिर इसी प्रकार जो है नर्मदा नदी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो महेश्वर में पढ़ते हैं, तो महेश्वर में जो है, महेश्वर कौन से जिले में पड़ता है, खरगोन जिले पे पड़ता है। ठीक है, महेश्वर प्रोजेक्ट भी जो है नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। और यहाँ पास अगर हम जो है प्रमुख सहायक नदियाँ देखेंगे तो कुंडी हो गई, अम्बा हो गई, इधर कावेरी जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर आगे ये जो है हमारी बोराद नदी पड़ जाती हैं, ये भी जो है इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की। फिर जब हम धार जिले के पास पढ़ते हैं तो यहाँ पास जो एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की, वो है हमारी मान नदी। ठीक है, यहीं पास जो है इन्हीं के ऊपर जो है मान प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। कौन से जिले में पड़ जाता है, मान प्रोजेक्ट जो है धार जिले में प्रोजेक्ट है। और यहीं धार पे एक छोटी सी और नदी हमारी बाघ नदी, इसी के ऊपर जो इसी के पास में समीप में हमारे बाघ केव्स भी हैं। यहीं से होते हुए जब हम अलीराजपुर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। कौन सा, हमारा जोबेट प्रोजेक्ट, जो कि कौन सी नदी पे है, ये हमारा हथनी नदी पे है, जिसे जो है हम कौन से ज़िले पे अगर हम बात करेंगे तो ये अलीराजपुर में है। इस प्रोजेक्ट को, जोबेट प्रोजेक्ट को जो है हम चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम जो है बदल के चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट भी कर दिया गया है। और फिर यहाँ से होते हुए हमारी नर्मदा नदी जो है गुजरात में प्रवेश करती है। तो अभी तक हमने जो है बेसिक इंपॉर्टेंट जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सारी चीज़ें देख ली हैं। आइए हम थोड़ा सा डिटेल में ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनको फिर से अच्छे से देख लेते हैं।
ठीक है, तो अभी हमने पिछले स्लाइड में जो है नर्मदा नदी की जितने भी 41 सहायक नदियां, उनमें से जो भी प्रमुख सहायक नदियां हैं दाईं ओर से बाईं ओर से, उन सभी को हमने उनके लोकेशन वाइज देख लिया है। अगर आपको उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके भी जो है आप ऊपर वाले मैप से जो है मिला के अपनी डिटेल स्टडी के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे जो है प्रमुख प्रोजेक्ट्स हम देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है वो हमारा बरगी डैम, जिसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, रानी अवंती बाई के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर और नागपुर के हाईवे में पड़ता है ये डैम। ठीक है, अगला डैम अगर हम देख लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देख लेते हैं, तो वो हमारा तवा डैम है, जो कि जो है तवा नदी पे है। कौन से जिले में पड़ जाता है? वो हमारा नर्मदापुरम में पड़ जाता है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो हमारा इंद्र सागर डैम आ जाता है, जो कि खंडवा जिले में पड़ता है। ये अभी हम प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम इरिगेशन वाले सेशन में अलग से फिर से डिटेल में देखेंगे कि किस डैम की कितनी क्षमता है विद्युत प्रोड्यूस करने की, किस डैम की जो है क्या हाइट है, क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम इरिगेशन वाले सेशन में भी देखेंगे। ठीक है, चौथा जो प्रमुख डैम जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सरदार सरोवर है। ये कौन से राज्य में पड़ता है? ये हमारा जो है गुजरात में पड़ जाता है। अगर हम माइनर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये हमारा हेलन प्रोजेक्ट है, जो कि हेलन नदी में कौन से जिले में पड़ जाता है? मंडला नदी में। फिर दूसरा जो है हमारा मतियारी प्रोजेक्ट हो जाता है, ये भी हमारा मंडला जिले में ही पड़ जाता है। और यहीं पास हमने अभी डिस्कस किया था एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है थावर प्रोजेक्ट, जो कि थावर नदी में है, वो भी मंडला जिले में पड़ जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रायसेन में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो हमारा बरना प्रोजेक्ट है, बरना डैम है। फिर आगे हम देखते हैं तो सीहोर जिले में जो है हमारा कोलार डैम है, वो कौन से जिले में पड़ जाता है? हमारा सीहोर जिले में। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है हमारा कौन से जिले में पड़ जाता है? खंडवा में पड़ जाता है। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा जो है अपर बेदा पड़ता है, ये कौन से जिले में पड़ जाता है? ये जो है खरगोन जिले में पड़ जाता है। ठीक है, ओमकारेश्वर हमारा खंडवा में पड़ता है, अपर बेदा जो है हमारा खरगोन में पड़ता है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो महेश्वर प्रोजेक्ट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है कि कौन से जिले में पड़ता है, ये भी हमारा जो है खरगोन में पड़ता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देचला देवड़ा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसको खंडवा से, ये खंडवा में नहीं, ये खरगोन में है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है मान धार, धार में कौन सी? मान नदी पे बना हुआ जो कौन सा प्रोजेक्ट है? मान। ठीक है, फिर जब हम आगे और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा लोअर गोई पड़ जाता है। लोअर गोई कौन से जिले में पड़ जाता है? बड़वानी जिले में पड़ जाता है। बुरहानपुर से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, लोअर गोई जो है हमारा बड़वानी जिले में पड़ता है। उसके बाद जो है आखिरी हमारा जॉबेट प्रोजेक्ट है, जिसे हम चंद्रशेखर के नाम से भी जानते हैं, वो कौन से जिले में है? अलीराजपुर में है। तो इस प्रकार से समस्त जितनी भी प्रमुख प्रोजेक्ट और परियोजनाएं थी नर्मदा नदी पे, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आइए आगे हम देखते हैं नर्मदा नदी पे बने प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। अब अनूपपुर जिले में जो है दो प्रमुख जलप्रपात हैं, वो देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला प्रमुख जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के उद्गम के जस्ट समीप ही पड़ता है, वो हमारा कपिलधारा है, जो कि अनूपपुर जिले में, जो कि सबसे गहरा जलप्रपात है। ठीक है, नर्मदा नदी पे बने जितने भी जलप्रपात हैं उनमें से सबसे गहरा जलप्रपात कौन सा है? कपिलधारा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर है। दूसरा जो जलप्रपात है वो भी जो है अनूपपुर जिले में है, जिसे जो है हम दुग्धरा के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 4.6 मीटर है। अनूपपुर जिले में कुछ छोटे भी जलप्रपात जैसे कि शंभुधारा जलप्रपात, लक्ष्मणधारा जलप्रपात, पर ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि हैं वो हमारे दो इंपॉर्टेंट है, कपिलधारा और दुग्धधारा। अगर हम जबलपुर में देखते हैं तो जबलपुर में जो है हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा जलप्रपात पड़ जाता है? धुआंधार पड़ जाता है, जो कि भेड़ा घाट में पड़ता है, जो कि संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं तो मंधार और दर्दी पड़ जाता है, ये कहाँ पड़ जाता है? हमारा खंडवा जिले में पड़ जाता है, और जिनकी कुल ऊंचाई जो है हमारी 12 मीटर है। उसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट जलप्रपात पड़ता है वो हमारा सहस्त्रधारा पड़ता है, ये हमारा कहाँ पड़ जाता है? ये महेश्वर में पड़ता है, और कौन से जिले में आ जाता है? ये खरगोन जिले में आ जाता है। इधर एक चीज़ और आप इंपॉर्टेंट नोट करिएगा कि एक सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है हमारा मंडला जिले में भी है, जिसे हम सहस्त्रधारा के ही नाम से जानते हैं। तो उस मतलब अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि सहस्त्रधारा जो है कौन से जिले में, जिसमें ऑप्शन में खरगोन या महेश्वर नहीं है और मंडला है, तो फिर आप वो मंडला मार्क करिएगा, वो छोटा सा जलप्रपात है। तो ये चीज़ भी बता दिया गया कि कंफ्यूज मत करिएगा कि कई बार पेपर में ये सवाल आ जाए तो आप कहें कि सवाल गलत है, तो सवाल गलत नहीं है। एक छोटा सा जलप्रपात है, सहस्त्रधारा ही नाम है, पर वो मंडला जिले में है। तो चलिए अब हम नर्मदा नदी पर बने जो है प्रमुख धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल देख लेते हैं। तो
हमारा जो पहला धार्मिक स्थल है, जैसे कि हमारे उद्गम के स्थल पे ही पड़ जाता है हमारा अमरकंटक। ये जो है हमारा प्रमुख जो है धार्मिक स्थल है, जो कि नर्मदा नदी पर ही पड़ता है। दूसरा जो हमारा प्रमुख स्थल है वो हमारा योगिनी टेम्पल है, यानी जिसे हम 64 योगिनी के नाम से भी जानते हैं, पर इसको जो है आप मुरैना वाले 64 योगिनी से कंफ्यूज मत करिएगा। ये हमारा जो है भेड़ा घाट जलप्रपात के समीप ही पड़ता है जबलपुर में, जिसे हम मुख्यतः योगिनी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, पर कई जगह जो इसे 64 योगिनी भी कहते हैं। पर ये 64 योगिनी जो कि हमारा मुरैना में है उससे अलग है। ठीक है, 64 योगिनी से हमें ये याद आया कि मध्य प्रदेश में जो है 3 जिलों में जो है 64 योगिनी मंदिर पाए जाते हैं। पहला हमारा जो है जबलपुर हो गया, दूसरा हमारा जो है खजुराहो हो गया, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो हमारा मुरैना हो गया। और मुरैना के ही 64 योगिनी मंदिर का जो है हमारे वर्तमान में जो संसद है उसका जो प्रारूप लिया गया था वो मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से लिया गया था। ठीक है, तो ये सवाल भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले में जो है 64 योगिनी मंदिर नहीं है, तो ये 3 जिलों के नाम दे दें, एक चौथा दे दें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट अगर धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो ये हमारा सलकनपुर का मंदिर है, जो कि सीहोर जिले में है। बट ये डायरेक्टली नर्मदा नदी के समीप नहीं है, पर लेकिन हाँ नर्मदा नदी के ड्रेनेज बेसिन में आता है। ठीक है, नर्मदा नदी का जो है यहीं से इनका जो है प्रवास होता है, तो ये उन्हीं के समीप में है। उसके बाद अगर हम देख लेंगे देवास जिले में, तो हमारा निमावर है, जहाँ पर जो है सिद्धेश्वर मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 2 अन्य जो पॉइंट है फेमस है वहाँ हमारा निमावर घाट और कौन सा नाभि कुंड, ये दोनों चीज़ें जो है कौन से ज़िले में पड़ती हैं, हमारे देवास ज़िले में पड़ती हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है इंदिरा सागर बांध के बाद जो है अगर हम आगे देखेंगे तो ओमकारेश्वर में जो है ज्योतिर्लिंग, जो कि हमने डिस्कस किया है कि मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, कौन से ज़िले में है, हमारे खंडवा ज़िले में है। ठीक है, भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, एक हमारा उज्जैन में और दूसरा हमारा ओमकारेश्वर में। और यहीं समीप में अगर हम देखेंगे तो रावरखेड़ी पड़ती है, और यहीं पास जो है बाजीराव प्रथम की छतरी भी है। कहाँ पास पड़ जाती है, यही ओम नर्मदा नदी पे ही जो है ओमकारेश्वर के समीप जो है रावरखेड़ी पड़ती है, उसी में जो है बाजीराव की छतरी है। तो अगर जिले वाइज हम बात करते हैं तो कौन से ज़िले में ही आ जाएगा, खंडवा ज़िले में आ जाएगा। किसके समीप में, अगर एरिया की हम बात करेंगे तो रावरखेड़ी आ जाएगा। तो बाजीराव प्रथम की छतरी कहाँ पास है, खंडवा ज़िले के रावरखेड़ी में। उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो है हमारा महेश्वर घाट है, ये हमारा कहाँ पड़ जाता है, खरगोन में पड़ जाता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है जो कि नर्मदा नदी के समीप पड़ जाते हैं, हमारे बाघ केव्स पड़ जाते हैं, बाघ की गुफाएं, और मांडू के जो भी महल हैं वो भी जो है हमारे नर्मदा नदी के समीप ही पड़ जाते हैं। फिर हम देखेंगे तो बवानगंज जो कि बड़वानी ज़िले में है वो भी नर्मदा नदी के समीप में ही पड़ते हैं। उसके बाद जो है अगर हम एक इम्पॉर्टेंट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फिगर देखेंगे तो हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो हमारा कहाँ है, गुजरात में है, केवड़िया में। ठीक है, ये भी जो है नर्मदा नदी पे ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो है धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं जो कि नर्मदा नदी पे या नर्मदा नदी के समीप पे बने हुए हैं। तो चलिए अब हम जो है मुख्यतः सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं कि नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, सहायक नदियां हैं, जो भी धार्मिक और पर्यटक स्थल है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि नर्मदा नदी से हमारे जुड़े हुए हैं। अगर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो वो जो है 1985 में शुरू हुआ है, और जिसके लीडर जो है मेधा पाटकर जी थी। ठीक है, इसी के बाद जो है हमारा पहला जल सत्याग्रह भी इसी को कहते हैं, जो कि कौन से ज़िले से शुरू हुआ था, खंडवा जिले के हरसूद से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, हरसूद से शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था, जल सत्याग्रह। कौन सी नदी पे, हमारे नर्मदा नदी पे। उसके बाद जो है अगर हम दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो नर्मदा पुत्र जो है किसे कहा जाता है, अमृतलाल वेगड़ जी को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कौन सा जिला है, जबलपुर है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है, अमृतलाल वेगड़ जी को कहा जाता है। इनका जन्म स्थान, इनका कौन सा रिलेशन कौन से जिले से है, इनका जो है जन्म स्थान है जबलपुर से है। इन्होंने जो है नर्मदा चित्रण नामक जो है पेंटिंग भी की थी, जिसमें जो है नर्मदा नदी का पूरा उद्गम से लेके जो है उनका खंबात की खाड़ी में मिल जाने तक का पूरा चित्रण किया गया था। इनकी अगर जो है लेख की बात करें तो इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लेख लिखे हैं। पहला हमारा सौंदर्य की नदी जो है नर्मदा नदी, और दूसरा हमारा तीरे तीरे नर्मदा। अगर ये आ जाता है कि तीरे तीरे नर्मदा के लेखक कौन है तो हमारे अमृतलाल वेगड़ जी हैं।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है हमारा नर्मदा सेवा यात्रा, ये चीज़ हमने डिस्कस भी की है अभी, कि जिसकी शुरुआत जो है 11 दिसंबर 2016 से की गई थी। कहाँ से की गई थी? अमरकंटक से की गई थी। और कहाँ तक की गई थी? अलीराजपुर तक की गई थी। ये जो यात्रा है कुल जो है 144 दिन तक चली है। कितने दिन तक चली है? 144 दिन तक चली है, जो कि 11 मई 2017 को जो है इसका समापन हुआ था। कितने जिलों से होकर गुजरी है? ये 16 जिलों से होकर गुजरी है। अच्छा, इधर ये डेटा थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, 148 था। ठीक है, कितने जिलों से होकर गुजरी? ये 16 जिलों से होकर गुजरी है। और ये जो है 15 मई, माफ़ी चाहता हूँ कि अभी जो 11 मई लिख दिया था वो 15 मई 2017 को जो है इसका समापन हुआ था। ठीक है, 148 दिन चली थी और 16 जिलों से होकर गुजरी थी। अब इधर ये चीज़ हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि नर्मदा जो है 15 जिलों से होकर गुजरती है। जो यहाँ 16वां जिला जिसका डिस्कशन जिसका जो ऐड हुआ था वो कौन सा था? सियोनी जिला था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। उसी के बाद नर्मदा सेवा यात्रा किस लिए शुरू की गई थी? ये कैंपेन किस लिए शुरू किया गया था? नर्मदा की स्वच्छता के लिए और नर्मदा के आसपास जो है पर्यटन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी के ही प्रयास के बाद जो है नर्मदा नदी को 2017 में जो है लिविंग स्टेटस का दर्जा प्राप्त हो गया था। मध्य प्रदेश की पहली नदी है जिसे जो है जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। और भारत की पहली नदी कौन सी है जिसे जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है? वो हमारी गंगा नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गंगा नदी के बेसिस में जो है नर्मदा नदी को ही जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। अगर हम विश्व की पहली नदी बात करें कि जिसे जो है जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये हमारी न्यूजीलैंड से ये शुरुआत हुई थी। तो न्यूजीलैंड की एक नदी है वहंगोई, तो इस नदी को जो है पहली नदी है विश्व की जिसे जो है जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी का जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसका जो फॉर्मेशन था वो हुआ है 6 दिसंबर 1969 को। 1969 को नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट की बात करें तो 1984 में हुआ था। तो ये जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि हमारे नर्मदा नदी से रिलेटेड थे। तो आई होप यहाँ तक हमने जो भी नर्मदा नदी पर डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया होगा और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।